ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शिक्षा मंत्री जी से बात कर रहे हैं हम। मैम, आप बता रहे हैं कि बहुत कुछ किया हमने, जिस तरीके से आप बाहर भी जाकर आए हैं, लंदन वगैरह यूनिवर्सिटी में सिस्टम देख कर आए ताकि उनके हिसाब से बदलाव किया जा सके। यूनिवर्सिटी की एक बात कर लेता हूँ, हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हरियाणा में, उनमें एक कल्चरल डिपार्टमेंट बनाया गया है बाकायदा, लेकिन पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया गया। मतलब सिर्फ एक म्यूजिक की ट्रेनिंग दे दी जाती है, ना तो थिएटर की और ना एक्टिंग की, और बिल्कुल भी वो पाठ्यक्रम में किसी को शामिल नहीं किया गया। क्या कभी इस और ध्यान दिया गया कि अगर डिपार्टमेंट बनाया गया है तो एक पाठ्यक्रम भी होना चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी, यूनिवर्सिटीज़ में जो है यूथ डिपार्टमेंट एक अलग से बनाया गया, यूथ एंड कल्चर डिपार्टमेंट है। और हमारे हरियाणा के यूथ ने विशेष तौर से काफ़ी ज़्यादा इसमें कार्य किया है। आवश्यकता इस बात की है कि हरियाणवी कल्चर को भी संजोए रखना अति आवश्यक है। और इसमें अगर जहाँ तक पाठ्यक्रम की बात है, मैं ज़रूर इस और पूरा ध्यान इस बात के लिए रखूँगी, क्योंकि अगर कोई कोर्सेज स्टार्ट किए जाते हैं, परमिशन ली जाती है, तो अति आवश्यक उसमें ये है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, उसके लिए पाठ्यक्रम तय होना बहुत ज़रूरी है। बात अब गेस्ट टीचर्स की कर लेते हैं, पात्र अध्यापक की कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप उनको एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे भी एडजस्ट किया जा रहा है गेस्ट टीचर्स को, लेकिन पात्र अध्यापक भी बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बड़ी वकील हूँ उनकी भी इस मामले में कि देखिए, जब वो अपना पात्रता का पेपर भी पास करके आए हैं और आज हज़ारों की तादाद में कॉलेज स्कूल लेक्चरर्स की बात हो या स्कूल टीचर्स की बात हो, जेबीटी की बात हो, आपने देखा होगा लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं और इतिहास गवाह इस बात को लेकर कि हमारी सरकार के टेन्योर के दौरान हज़ार वैकेंसीज जो हैं वो भरी गई हैं। 8-9 हज़ार पहले जेबीटी टीचर भर्ती हुए, 9,800 के करीब का है जो इस समय इंटरव्यू इस समय चल रहा है। करीबन 10-15 हज़ार के करीब हम स्कूल कैडर के लेक्चरर्स जो हैं वो भर्ती कर चुके हैं। क्योंकि वो ये भर्ती भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नए स्कूल खोल रहे हैं, नए स्कूल अपग्रेड कर रहे हैं, और बहुत से स्कूलों को लेकर हमारी ये है कि जो एक तो आरटी के तहत जो नॉर्म्स है, 30 पर एक टीचर और 35 पर एक टीचर है, उस नॉर्म्स को भी हम पूरा कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ, चाहे वो हमारे गेस्ट टीचर हों, चाहे वो पात्र हमारे अध्यापक जो संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके पूरी तरह से साथ में हैं। वैकेंसीज निकल रही हैं, वो लगातार अप्लाई कर रहे हैं और उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। इंटरव्यू में पारदर्शिता, उस पर सवाल खड़े होते हैं कि इंटरव्यू में बेसिकली लोगों को फिट किया जाता है, अपने लोगों को, उसमें पारदर्शिता नहीं होती। पारदर्शिता लाने के लिए इंटरव्यू में क्या कभी कुछ किया जाएगा, वीडियोग्राफी या कोई ऐसा स्टेप उठाया जाएगा? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, देखिए, जो चाहे रिटर्न एग्ज़ाम होता है, चाहे उसके बाद स्क्रीनिंग होती है या उनकी अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से मार्क्स मिलते हैं, अति आवश्यक है कि इंटरव्यू में भी पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। कई बार एक मुद्दे उठे कि इंटरव्यू शायद ख़त्म कर देने चाहिए। मेरा मानना ये है कि कई बार बहुत से लोग होते हैं, एकेडमिक लेवल पे उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो किसी चीज़ को फेस नहीं कर सकते। वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, किसी भी जॉब में वो जाना चाहते हैं तो किस तरह से वो फेस करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट किए गए, ताकि ओवरऑल क्या क्वालिटीज़ और हैं या कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ भी कईयों में होती है। देखिए, पारदर्शिता होना अति आवश्यक है, और मैं समझती हूँ कि जब भी इंटरव्यू ले जाएं उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बढ़ती जाए और कैंडिडेट्स को कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके साथ बिल्कुल वही है ना कि इंटरव्यू होना चाहिए, प्रेजेंटेशन देखी जानी चाहिए, लेकिन जो इंटरव्यू का सिस्टम है हमारे, खासकर जो भी नौकरियां सरकारी, उसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है कि बच्चे को बिठाया सामने, 4-5 मिनट वैसे बातें की, लोकल सी बातें की और ठीक है, हो गया। आपको नहीं लगता कि अच्छे तरीके से आपको क्यों लगता है कि 4-5 मिनट भी अगर एक बच्चे पे दिए जा रहे हैं जहां 1-1 लाख एप्लीकेशन आ जाते हैं? मैडम, सवाल कैसे पूछे जाते हैं? देखिए, वो उसके लिए अलग से भर्ती बोर्ड है, एक्सपर्ट्स आते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो उस पर भी जरूर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, कंप्यूटर टीचर काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, बेचारे दिल्ली पहुंच गए हैं आपके कि मोदी जी से मुलाकात करेंगे, आपसे भी मिले हैं। क्या कुछ हो पाएगा जिस तरीके से उनका कहना है कि हमें शिक्षा महकमे के अंडर लिया जाए? कंप्यूटर टीचर्स के साथ में हमारी बातचीत थी, कल हमने उनसे बात की, और क्योंकि वो हाई पावर परचेज कमेटी के थ्रू कंपनीज़ को जो टेंडर दिया था उसी के तहत ही इन टीचर्स को, कंप्यूटर टीचर्स को भर्ती किया था। सीडेक की तरफ से एग्जाम लिया गया। दे आर द एम्प्लॉइज़ ऑफ द कंपनीज, नॉट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसमें इशू क्या था कि उनके साथ कंपनीज़ ने कई जगह पर इनजस्टिस किया, सैलरी सही समय पर नहीं ली, सिक्योरिटी उनसे ले ली थी, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट कर्मचारी नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी विभाग की बनती है, और एक विभाग की मंत्री होने के नाते हमने पूरी कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनसे बातचीत की और हमने जो है पूरी तरह से उनकी जो भी शिकायतें थी, ग्रीवेंसेस थी, मैंने उनको बुलाकर बातचीत की है। उनको ग्रीवेंसेस को हम सॉर्ट आउट करेंगे। जहाँ तक सैलरी की बात है, उनको फुल फ्लेज्ड उनकी जो है वो सैलरी दी जाएगी, उनकी सिक्योरिटी वापस की जाएगी, और अगर जहाँ पर कंपनी की तरफ से जो कोताही बरती गई है उन कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई होगी, और जिन अधिकारियों ने इस कार्य को करने में कोताही बरती है उनके खिलाफ भी जरूर कार्रवाई। चलिए अब दूसरे महकमे की ओर आ जाते हैं, महिला और बाल कल्याण जो है आपका महकमा।
क्या कभी सोचा गया है जो ढाबे पे काम करते हैं बच्चे, ईंट भट्टे पे काम करते हैं, कि उनको भी सही तरीके से शिक्षा दिलवाई जाए ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें? हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और शिक्षा के अधिकार तो के तहत तो ये कानूनन जिम्मेवारी है सरकार की, और उन लोगों का अधिकार है हर बच्चे का। और हम आज उंगली पकड़कर बच्चे को स्कूल तक लेकर आ रहे हैं। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। मॉनिटरिंग सही तरीके से हो रही है? जो बच्चे देखिए, मॉनिटरिंग के लिए स्टेट लेवल पे जहाँ कमेटी गठित है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डीओस की जिम्मेवारी है, ब्लॉक लेवल पर है, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी समाज की अपनी खुद की है कि जब एक कानून बन गया है तो उसके तहत वो अपनी जिम्मेवारी को भी निर्वहन करे, और विभाग भी पूरी तरह से इसमें सजग है। चलिए महिला कल्याण की बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ किया गया है? देखिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए सरकार का बहुत बड़ा एक प्रयास रहा है। आज चाहे वो ग्रामीण अंचल में रहने वाली हमारी बहनें हों, ग्रामीण अंचल में रहने वाली हमारी बेटियां हों, हमने उनको सशक्त किया है। स्कूली एजुकेशन की बात अगर मैं करूं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करूं, हम बच्चियों से कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, और उनके लिए विशेष तौर से सीटें भी रिजर्व हैं। चाहे वो ITIs की बात हो, चाहे स्कूल्स की बात हो, चाहे कॉलेजेस की बात हो, उनको हम प्रोटेक्शन पूरी तरह से दे रहे हैं, कोई फ़ीस नहीं दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। उनको हम लोग NSS NCC के माध्यम से एक विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनकी सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट किया जा रहा है। अलग से सेल एक बनाए गए हैं, और हमारी कोशिश है। और दूसरा, वुमेन कमीशन का हमने गठन किया है, जिसके तहत अगर महिलाओं को कहीं किसी लेवल पे कोई समस्या है तो हमारा वुमेन कमीशन जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है। आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं, महिलाओं के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे मामले, हरियाणा शायद पहले नंबर पे पहुंच गया है अगर महिला उत्पीड़न की बात करें, नहीं, रेप की घटनाएं की बात करें, दुष्कर्म की बात करें। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि हरियाणा सरकार ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। आज हमारी महिलाएं सशक्त हुई हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर अगर आंकड़े उठाकर देख लें, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमारे IITs की बात हो, IAS की बात हो, कहीं और की बात हो, महिलाएं हमारी बहुत अग्रणीय हैं। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में बेशक आगे देखिए, उसके अलावा भी महिलाओं में बहुत ज़्यादा सशक्तिकरण हुआ है, और हमने अलग अलग जहां उनके लिए अलग से कमीशन या दूसरी तरह की फैसिलिटीज़ देने की बात कही है। आवश्यकता है, महिलाएं हमारे समाज का 50% से ज़्यादा हिस्सा हैं। आज हमारी जिम्मेवारी बनती है कि चाहे वो हमारी इलेक्टेड पंच हो, चाहे सरपंच हो, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद, MLA या मंत्री हो, आज हमारी आवश्यकता है कि मानसिक सोच और बदलाव ये समाज भी लेकर आए कि महिलाओं की ज़रूरत केवल वोटों के दिनों में नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा महिलाओं के मान सम्मान देने की आवश्यकता है। और बेटियों को केवल हम नवरात्रों में ना खोजें, नहीं, बेटियों को हम हमेशा याद रखें। आप कह रहे हैं कमीशन बनाए गए या प्रोटेक्शन जो भी के लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन आप दलित आयोग में भी मेंबर हैं उसमें, लेकिन दलित उत्पीड़न जितना महिलाओं का हुआ है प्रदेश की बात करें, और PL पूनिया जो आपकी पार्टी के नेता थे, SC आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा था कि शायद इस मामले में हरियाणा पहले नंबर पर पहुंच गया है। क्या लगता है उस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया? आपकी पार्टी के नेता भी कहते हैं कि दलितों का बहुत बुरा हाल है, खासकर दलित महिलाओं का। इतनी दुष्कर्म की वारदातें हर रोज दूसरे दिन हमारे पास खबरें आती हैं, उन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही? देखिए, पूरी कोशिश हुई है दलितों पर एट्रोसिटीज़ रोकने के लिए। जो एट्रोसिटीज़ एक्ट है उसको पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की गई है। बात हुई थी कि कुछ आइडेंटिफाई पॉकेट्स हों जहाँ पर एट्रोसिटीज़ ऑन दलित ज़्यादा हो रहा है, तो खास तौर से हिसार एरिया ऐसा निकल कर आया। वहाँ पर अलग से सोशल जस्टिस विभाग के माध्यम से बात हुई कि अलग से थाने खोले जाएं ताकि उनको लगे कि उनकी सुनवाई हो, FIR दर्ज हो। ऐसी कमीशन काम कर रहा है, नेशनल कमीशन काम कर रहा है, और जहाँ पर भी इस तरह की एट्रोसिटीज़ होती हैं, जहाँ सरकार गंभीरता से ले रही है, उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रही है। दलित एम्पावरमेंट अपने आप में भी एक मुद्दा है कि आज दलित बहुत ज़्यादा एम्पावर हुए हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं के प्रति अगर ऐसी सोच होती है, आज आवश्यकता है कि सरकार की योजनाओं के साथ साथ अपनी मानसिक सोच को बदलने की। और आज दलित एम्पावर है, आज महिलाएं एम्पावर है, आज हमारे हरियाणा का युवा एम्पावर है। हमें केवल उनको सही राह दिखाने की और ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।